हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द क्लास। तो लास्ट क्लास में पढ़ा हमने कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट वाला है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कौन सा मेथड पढ़ाया? दो नाम तो बता ही दिए थे, रेप्लिका प्लेटिंग और दूसरा इंसर्शन इनएक्टिवेशन, जिसको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग बोल रहे थे। रेप्लिका प्लेटिंग समझ लिया था, कैसे पता लगा रहे थे, इस प्लेट से उस प्लेट से इस प्लेट। तो क्या आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा ऐसे हौच पौच हो जाएगा कि फटाफट से इधर से उधर पेस्ट करो, उधर से इधर पेस्ट करो? तो इसीलिए एनसीईआरटी भी लिखती है कि रेप्लिका प्लेटिंग मेथड इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसीजर, मतलब फटाफट से यहाँ से फिर उधर। तो इसीलिए नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद नेक्स्ट वाला मेथड, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल मतलब कुछ इंसर्ट किया है। क्या इंसर्ट कर रहे हैं? जीओआई इंसर्ट कर रहे हैं, और हम जीओआई इंसर्ट करके क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर जगह की एक्टिविटी को इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक, अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो लास्ट रेप्लिका प्लेटिंग पढ़ा, उसके लिए जो वेक्टर यूज हुआ है दैट इज PBR322 वेक्टर। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में आप वेक्टर यूज जो करोगे वो यूज़ करोगे PUC18। कौन सा वेक्टर? PUC18 वेक्टर। ठीक है, नाउ अब इस PUC18 वेक्टर के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन यहाँ पे इस बारी इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का नाम वो नहीं है जो लास्ट पढ़ा। क्या पढ़ रहे थे? क्लोरेमफेनिकोल, केनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, वो नहीं है। यहाँ के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का नाम है LAC-Z जीन। क्या नाम है? LAC-Z जीन। LAC-Z जरा बार बार बोलो, कहाँ पढ़ा है? लैक्टोज, Z जीन, ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन में पढ़ा था। 3 स्ट्रक्चरल जीन, LAC-Z, Y एंड A। तो इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जैसा एक्ट करने के लिए क्या है? LAC-Z जीन। फटाफट से बताओ, LAC-Z जीन प्रोड्यूस क्या कर रहा था? ये तो मुझे भी पता है कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था LAC-Z जीन? ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। LAC-Z जीन जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था दैट वाज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है? लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर रहा था। अगर थोड़ा बहुत रिकॉल कर पाए हो तो लैक्टोज को हम कहते हैं, कैसा शुगर है ये? डाइसैकेराइड शुगर है। और ये दोनों शुगर कैसे हैं? मोनोसैकेराइड शुगर है। तो होता क्या है, किसी की भी बॉडी, चाहे वो बैक्टीरिया हो या हम हो, डाइसैकेराइड शुगर डाइजेस्ट नहीं कर सकती। डाइसैकेराइड शुगर को मोनो में ब्रेक करना ही पड़ता है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए। और ग्लूकोज इज द मोस्ट सिंपलेस्ट शुगर जिसमें हमें मिलती है हर सेल और टिश्यू को एनर्जी। लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज डाइसैकेराइड है। तो इन सारे डाइसैकेराइड शुगर को क्या करना पड़ता है? ब्रेक, और सिर्फ ग्लूकोज को हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये वाला जो नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए हमने इस एक्टिविटी की स्टडी करी। LAC-Z जीन है, और प्लस में आपका मैं इंसर्ट करवा देती हूँ एक GOI डिफरेंट कलर से, ताकि जब इंसर्ट करके लिखें तो लगे कि कहाँ है GOI। तो ये जो ब्लू कलर से लेबल किया है, ये है आपका GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस GOI को इस PUC18 वेक्टर में किया इंसर्ट। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे फिर से वही लास्ट वाला जो सिनेरियो बताया, रेप्लिका प्लेटिंग में 3 कॉलोनी मिल रही थी, यहाँ पे भी वही 3 केस मिलेंगे। तो एक केस में इसको ड्रॉ करती हूँ, एक केस में इसको ड्रॉ करती हूँ, और एक केस है आपका ये। ठीक है, सो पहला वाला जो केस है ये बना दिया आपका GOI। पहले वाले केस में GOI की इंसर्शन दिख रही होगी, दूसरे वाले केस में भी GOI की इंसर्शन है, तीसरे में इंसर्ट नहीं हुआ। यहाँ से इसको करते हैं रब और इसको बना देते हैं एज इट इज़।
ठीक। तो रेड वाला क्या है आपका LAC-Z जीन, ब्लू वाला क्या है GOI। तो अगर पहले वाले केस को मैं ज़रा स्टडी करूं तो पहले वाले केस को बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा वैसे पूरा ज़्यादा इंसर्ट नहीं होगा, इसके बीच में इंसर्ट करना है ना, तो बीच में इंसर्ट करोगे तो ये जो आपका ये LAC-Z है थोड़ा तो ऐसा ही रहेगा और बीच में कहीं ब्लू वाला रीजन जो है GOI वो इंसर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसके बीच में इंसर्ट करना है, पूरा का पूरा गायब थोड़ी करना है। तो बीच में इंसर्ट किया, केस क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या केस है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो दिख रहा होगा कि LAC-Z जीन कहीं और है और इंसर्शन कहीं और हुई है। ये क्या है, इंसर्शन हुई ही नहीं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, इन तीनों पेट्री प्लेट में मुझे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए, लेकिन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की खास बात क्या है, अब ये रहा आपका प्लाज्मिड, ये रहा आपका GOI और आपने पेट्री प्लेट में डाला, लेकिन पेट्री प्लेट में डालते वक्त क्या क्या सोर्स लेते हैं हम, IPTG और X-GAL। पेट्री प्लेट में आपने ये दोनों चीज़ें डाली हुई हैं, IPTG और X-GAL। IPTG क्या है, आइसोप्रोपाइल बीटा D1 थियोगैलेक्टोसाइडेज, आइसोप्रोपाइल बीटा D1 थियोगैलेक्टोसाइडेज। IPTG क्या है, दे एक्ट एज गैलेक्टोज, एक्ट एज है नहीं, एक्ट करता है, मिमिक करता है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए भाई न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तो न्यूट्रिशन के नाम पे क्या दे रहे हैं उसको, IPTG। X-GAL क्या है, X-GAL मतलब वही आपका गैलेक्टोज, लेकिन ये X क्यों वर्ड यूज़ किया, ये है आपका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्या है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक मतलब क्या होता है, एमिट लाइट। क्या एमिट करेगा, ये लाइट एमिट करेगा। इसी लाइट के प्रेजेंस में देखेंगे कौन सी रिकॉम्बिनेंट है और कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें GOI इंसर्ट हो चुका है, वहाँ कैसा कलर आएगा, आपको वहाँ पे दिखेंगी वाइट कॉलोनीज। कैसी कॉलोनीज, वाइट कॉलोनीज। नॉन रिकॉम्बिनेंट इंसर्शन तो हुई है, लेकिन अदर देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हुई है, तो कलर क्या आएगा, वही एज इट इज जो आना चाहिए था। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इंसर्ट ही नहीं हुआ कुछ, यहाँ पे भी क्या आएगी, ब्लू कॉलोनीज। ठीक, तो मुझे कलर के हिसाब से पता लग गया कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, और कलर के हिसाब से फिर मुझे कलर दिया किसने, X-GAL ने। ब्लू कॉलोनीज का मतलब क्या है, GOI इंसर्ट तो हुआ, लेकिन LAC-Z जीन की एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो अगर इसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं हुई है तो एंजाइम तो प्रोड्यूस करता ही रहेगा, और जब तक एंजाइम प्रोड्यूस होगा लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक होता रहेगा, और जब तक गैलेक्टोज बनता रहेगा, गैलेक्टोज की वजह से कलर कैसा आएगा, ब्लू। तो ब्लू कॉलोनीज का मतलब गैलेक्टोज बन रहा है, गैलेक्टोज बन रहा है मतलब लैक्टोज टूट रहा है, और अगर लैक्टोज टूट रहा है मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा है, और एंजाइम बन रहा है मतलब LAC-Z जीन का फंक्शन एज इट इज है। तो इसीलिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को आज के टाइम पे सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है, जो मुझे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दे ऑन द बेसिस ऑफ कलर। राइट, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में कलर क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है।
सो आई होप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपको क्लियर हो गया। और दूसरा इसका नाम बोल रहे थे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, एंड ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्यों बोलते हैं ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ते क्यों है भाई इतनी सारी चीज़ें? मेडिसिन्स बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए ये सारी अकल लगती है। तो लेकिन इस हिसाब से अभी तक तो हमने एनिमल्स के बारे में ही पढ़ा इतना कुछ कि GOI किसके लिए चाहिए भाई। अगर कोई डिजीज़ को सही करना है तो हमने GOI लिया, फिर उसकी वैक्सीन बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन प्लांट के केस में क्या? प्लांट के साथ भी कुछ ऐसा गेम खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ सुनी होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा प्लांट यूज़ होता है जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस, आपका एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस, फिर आपका आ जाता है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। मतलब ऐसा प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं या फिर ऐसा हम हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी क्वालिटी आ रही है। तो ये क्वालिटी कैसे आ रही है? सेम वही बायोटेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे कि प्लांट के केस में कैसा वेक्टर यूज़ करोगे कि आप ये सारी चीज़ें बना सको। ठीक, तो प्लांट के केस में जो वेक्टर यूज़ होता है, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर, बैक्टर नहीं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या करता है? इन्फेक्ट रूट ऑफ डाइकॉट प्लांट, और इन्फेक्शन के बाद होता क्या है? कॉज क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन बॉल डिजीज मतलब ये कुछ तरीके का ट्यूमर कॉज करता है। ट्यूमर दैट मीन कैंसर। और कैंसर होता क्या है? एक्सेसिव सेल डिवीजन। और जब बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होती है तो क्या होगा? एक सेल का लंप बन जाता है। तो अगर कुछ कैंसर प्लांट में हो जाएगा तो प्लांट के अगर रूट्स अफेक्ट हो गए तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा प्लांट? ऑब्वियसली नीचे से ही लेते हैं न्यूट्रिशन, सॉइल से वाटर लिया, न्यूट्रिशन लिया। लेकिन रूट्स ही अगर इन्फेक्ट हो गए तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? ठीक, अब इतनी सारी इसमें खामियां हैं तो इसको वेक्टर की तरह यूज़ क्यों करते हैं? एक और चीज़ जानो क्यों यूज़ करते हैं। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का सेल, इस सेल के अंदर इसके पास आता है इसका जेनेटिक मटेरियल। इसके जेनेटिक मटेरियल का नाम है TI प्लाज्मिड। क्या नाम है इसके जेनेटिक मटेरियल का? TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड के पास एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ DNA होता है, दिस रेड वाला छोटा सा सेगमेंट ऑफ DNA। इस सेगमेंट ऑफ DNA का नाम है tDNA। क्या नाम है? tDNA। अब ये TI का मतलब क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग। मतलब इस TI प्लाज्मिड में जो ये छोटा सा रेड कलर का स्ट्रेच दिख रहा है tDNA, इसी tDNA की वजह से होता क्या है? ट्यूमर, प्लांट्स को कैंसर। अब क्या मैं किसी मेथड से इस tDNA को हटा सकती हूँ? और अगर मैंने इस tDNA को हटा दिया तब तो ये परफेक्ट एज अ वेक्टर एक्ट करेगा। तो बिल्कुल यही काम कर देते हैं। इसमें होता क्या है फिर? रिमूव शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ tDNA सेगमेंट, और कर क्या रहा था? विच कॉजेज ट्यूमर इन प्लांट। क्या प्लांट में कॉज कर रहा था? ट्यूमर। तो उसी tDNA के शॉर्ट स्ट्रेच को हटा दिया। अब अगर उस tDNA के शॉर्ट स्ट्रेच को हटा दोगे तो प्लांट में कैंसर होगा नहीं। फिर एक ये परफेक्ट एज अ वेक्टर रेडी हो गया। तो प्लांट्स के केस में ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन सा वेक्टर यूज होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, प्लांट के केस में। एनिमल्स के केस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेक्टर क्या है? इसकी ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सिर्फ प्लांट सेल में।
एनिमल्स के केस में कौन सा वेक्टर है आपका? रेट्रोवायरस। कौन सा वेक्टर है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस भी क्या कॉज करता है? कैंसर। क्या कॉज करता है ये? कैंसर। तो सेम यही वाली अकल इधर लगा देंगे, जिस वजह से कैंसर हो रहा है उस सेल को रिमूव कर देंगे एंड देन वी विल यूज दिस रेट्रोवायरस एज अ परफेक्ट वेक्टर इन एनिमल सेल्स, राइट। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस की कहानी बताई, ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ से सिर्फ नाम पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे कि क्या होता है टीआई प्लाज्मिड, क्या होता है टीडीएनए, होता क्या है टीआई प्लाज्मिड से, टीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। तो थोड़ा अगर मैं कंक्लूड कर दूं, एंड नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर अब खत्म हो चुका है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो अगर मैं शुरू से लेके एंड तक इसको कंक्लूड करूं, तो शुरू किया था प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस में पढ़ा डीएनए आइसोलेशन, देन आपका हमने पढ़ा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, एंड देन वी मूव ऑन टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी किसने सबसे पहले बनाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप का होता है, कौन सा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, नेमिंग कैसे की जाती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। देन हमने देखा कि आपके पास जीओआई है, प्लाज्मिड है, लेकिन एक प्लाज्मिड के पास क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, तो हमने फीचर्स देखा। उस फीचर्स के हिसाब से हमने डिस्कस किया कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में से डिफरेंस कैसे निकालोगे। तो दो मेथड से डिफरेंस निकाला, रेप्लिका प्लेटिंग और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमें पता लगा कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक परफेक्ट मेथड है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लास्टली चैप्टर को ख़त्म किया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में वेक्टर कौन सा यूज़ होता है। सो आई होप बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस काफ़ी क्लैरिटी बैठी होगी। अब मेरी तरफ से रिकमेंडेशन क्या है इस चैप्टर के लिए? एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, देन बैक एनसीईआरटी क्वेश्चंस, हाँ, एंड उसके बाद बहुत सारा पीवाईक्यू। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी की एक एक लाइन में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो आप पीवाईक्यू एनालिसिस में भी नहीं देख पाओगे, इतने इम्पॉर्टेंट उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ एनसीईआरटी बायोलॉजी की बिल्कुल ऐसे फॉलो करो कि उसके अलावा और किसी बुक का नाम नहीं जानते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की जो एनसीईआरटी है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ज़रा उसको फिनिश करके आना, और नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस, उसके साथ मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच।